हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट बीए का तीसरा लेसन हमने आयोजन पढ़ा था, जो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके क्वेश्चन आंसर टिक करने हैं। सबसे पहला जो आपके ब्लूप्रिंट यानी बोर्ड में आने वाले हैं, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एमसीक्यू वाला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिर थर्ड वाला नहीं करना है, और फिर लास्ट में है फिफ्थ नंबर वाला। यानी कौन कौन से हुए? पहला, दूसरा और पांचवा। ये तीनों क्वेश्चन आंसर यानी पूरे पूरे, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, और ये सभी हमको करने हैं। आज हम बीए का चौथा लेसन यानी व्यवस्था तंत्र से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना। व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं? यानी व्यवस्था बनाना। आयोजन द्वारा इकाई के उद्देश्य सुनिश्चित किए जाते हैं। संचालन की सफलता का आधार मात्र आयोजन पर नहीं होता है, बल्कि आयोजन की प्रभावशाली अमल पर होता है। यानी आयोजन तो बना लिया, लेकिन वो किस तरीके से प्रभावशाली रहता है और किस तरीके से उसको अच्छा करके काम में लिया जा सकता है। आयोजन के प्रभावशाली अमल और उद्देश्य प्राप्ति के लिए ही जो प्रबंधकीय ढांचा रचा जाता है, उसे व्यवस्था तंत्र कहते हैं। व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं? आयोजन के द्वारा बनाए गए जो नियम होते हैं, जो आयोजन बनाया जाता है, उनको किस प्रकार से अच्छा बना करके काम में लिया जाए, उसे व्यवस्था तंत्र कहते हैं। जब समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हों, यानी उद्देश्य क्या होता है? सबका समान होता है, और काम करने वाले व्यक्ति कितने? एक से अधिक। तब इकाई में प्रभावशाली व्यवस्था तंत्र की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को तो अपना कार्य किसी भी प्रकार से कर सकता है, लेकिन जब ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तब उनसे अच्छा कार्य कराने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है। इकाई की लक्ष्य सिद्धि और कार्य सफलता का आधार इकाई में कर्मचारियों के मध्य कार्य का स्पष्ट विभाजन, अधिकार और दायित्व का विभाजन, अधिकार सौंपना जैसी बातों पर होता है। यानी काम जब होता है, बड़ा जब काम होता है, अधिक कर्मचारी जब काम करने वाले होते हैं, तो उनमें उनके तरीके से ही काम भी बांट दिया जाता है। संचालन प्रक्रिया में जो लक्ष्य सुनिश्चित होते हैं, उन्हें विधिवत अमल में यानी सही तरीके से काम में लेने के लिए व्यवस्था तंत्र का होना आवश्यक है। इसीलिए कहा गया आयोजन व्यवसाय की इकाई का मस्तिष्क तो संकलन, प्राण और व्यवस्था तंत्र इसका शरीर है। ये अंडरलाइन कर लीजिए। ये क्या कह रहे हैं? आयोजन व्यवसाय इकाई का, यानी व्यवसाय कब चलेगा? जब हम आने वाले समय को प्लान करेंगे। तो आयोजन व्यवसायिक इकाई का मस्तिष्क है। हम सोचने समझने की शक्ति हमारी कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। तो संकलन हमारा प्राण है। संकलन यानी एक दूसरे को जोड़ना, वो प्राण है, और व्यवस्था तंत्र इसका शरीर है। जिस प्रकार मनुष्य के में मस्तिष्क नहीं होगा, उसमें प्राण नहीं होंगे, तो उसका शरीर बेकार है। अर्थ अब हम पढ़ेंगे अर्थ, यानी कुल मिला के व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं? व्यवस्था तंत्र उससे कहते हैं जो आयोजन के द्वारा आयोजन तो बना दिया गया है, मगर आयोजन जो बनाया है उसको प्रभावशाली अमल में किस तरीके से लिया जाए, उसका एक ढांचा तैयार किया जाता है, उसे व्यवस्था तंत्र कहते हैं। अर्थ सामान्य शब्दों में कहा जाए तो समान अर्थों की प्राप्ति के लिए, समान लक्ष्य की प्राप्ति, यानी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक से अधिक व्यक्तियों के लिए, और लक्ष्य किसके? सबके समान होते हैं, कि प्रवर्तनीय व्यक्तियों के मध्य अधिकार और दायित्व का विभाजन करने वाला ढांचा ही व्यवस्था तंत्र कहलाता है। यानी ये आपका अगर कोई कर्मचारी काम करता है तो उसका अधिकार होता है। क्या होता है अधिकार? कि उसके बदले में वो पैसे ले, लेकिन उसका दायित्व क्या होता है? कि काम को अच्छे से अच्छा करके भी दे। व्याख्या। अब हर एक चीज़ के लिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अलग अलग विचार होते हैं। चीज़ एक ही होती है, लेकिन उनके बोलने का कुछ तरीका अलग होता है। चेस्टर राइट नाट के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्ति के सहयोग के द्वारा होने वाली प्रवृत्ति अर्थात व्यवस्था तंत्र। व्यवस्था एक व्यक्ति के लिए नहीं होती। ये भी वही चीज़ कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति के सहयोग के द्वारा, यानी उनसे मिलकर के जो कार्य किया जाता है, उनका सहयोग जब प्राप्त होता है काम करने का। लुईस एनल के अनुसार ये दूसरा अर्थशास्त्री, व्यवस्था तंत्र ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोग अधिक से अधिक प्रभावशाली रूप से कार्य कर सके। इस हेतु को कार्य की स्पष्टता करना,
उसका वर्गीकरण करना, वर्गीकरण यानी बांटना, दायित्व यानी आपका दायित्व काम करने के प्रति और अधिकार सौंपना आदि संबंधित समस्त संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को व्यवस्था तंत्र कहते हैं। इसे इन्होंने भी ये लेंदी बताई है, लेकिन इन्होंने भी वही चीज़ कही है। विचार समग्र प्रबंध तथा संचालन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए कार्यक्षम व्यवस्था का होना आवश्यक है। संचालन की ज़्यादातर कठिनाइयाँ अकार्यक्षम व्यवस्था से पैदा होती है। व्यवस्था कब खराब हो जाती है, कठिनाइयाँ कब आती है? जब आपकी व्यवस्था अच्छी नहीं होती, तब उसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। उनके कारण व्यवसायिक इकाई निश्चित समय पर उद्देश्य सिद्ध नहीं कर पाती, इसीलिए व्यवस्था का होना आवश्यक है। इसलिए यदि व्यवसायिक इकाई के पास उचित और प्रभावशाली व्यवस्था तंत्र हो तो साधनों के मध्यम उपयोग द्वारा समय, शक्ति, द्रव मीन्स मनी, पैसे की बचत भी की जा सकती है। अगर पहले से किसी चीज़ की व्यवस्था बना ली जाती है तो उसके अनुसार ही उसमें समय का, शक्ति का और पैसों का, इन सब की हम बचत कर सकते हैं। इकाई की प्रवृत्ति के मध्य असंगतताओं का निवारण भी किया जा सकता है, यानी उसमें जो प्रवृत्ति गलत तरीके से साबित हो रही है, हम उनको भी अच्छे से हल कर सकते हैं। व्यवस्था तंत्र का विचार मूल रूप से समूह के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी मूल रूप से समूह मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, जहाँ एक से अधिक व्यक्ति सामूहिक रूप से कार्य करें यानी मिलकर के काम करें, तब उस कार्य को प्रभावशाली रूप से पूर्ण करने का ढांचा ही व्यवस्था तंत्र है। इसीलिए इसे प्रबंध भी कहा जाता है। व्यवस्था करना या प्रबंध करना दोनों सेम ही चीज़ है। व्यवस्था तंत्र में किसी समान उद्देश्य प्राप्ति के लिए इकट्ठे हुए लोगों के मध्य अधिकार और दायित्व का विभाजन करके उन व्यक्तियों के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य किया जाता है। मानव शरीर इसका उत्तम उदाहरण है। मानव उदाहरण ये जैसे हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा है कि व्यवसाय उसका मस्तिष्क है, आयोजन मस्तिष्क है, संकलन प्राण और व्यवस्था इसका शरीर है। मानव शरीर के अलग अलग अंगों के अलग अलग कार्य होते हैं, फिर भी सभी अंग एक दूसरे के साथ संकलित होते हैं यानी जुड़े हुए हैं। अगर किसी एक अंग को अलग कर दिया जाए तो क्या वो शरीर पूर्ण रूप से शरीर होगा? नहीं। इसीलिए और कार्य सारे हाथ के अलग है, मुंह का अलग है, आइस का अलग है, पैर के अलग है, यानी काम सब के अलग होते हुए भी सबको अगर पूरे चीज़ों का पार्ट एक कर दिया जाए तो वो हमारा शरीर बन जाता है। अब इसके लक्षण, पहला है ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति। व्यवसायिक इकाई के ध्येय यानी उद्देश्य प्राप्त के लिए व्यवस्था तंत्र की रचना की जाती है। व्यवस्था क्यों बनाई जाती है? व्यक्ति को अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी होती है। इकाई में उसके मुख्य उद्देश्य के अतिरिक्त विभागीय ध्येय की भी रचना की जाती है, यानी जिस विभाग के अंतर्गत वो काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा कर्मचारी के व्यक्तिगत हेतु भी होते हैं। इस प्रकार इकाई के लक्ष्य, विभागीय लक्ष्य और कर्मचारी के लक्ष्यों का रेखांकीय संकलन करना ढांचा ही व्यवस्था तंत्र होता है। इसीलिए ये ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति ऐसा कहा जा सकता है। यानी व्यवस्था तंत्र क्यों बनाया जाता है? व्यवस्था तंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए बनाया जाता है। आयोजन पर आधारित सेकंड पॉइंट है, आयोजन द्वारा सुनिश्चित किए गए उद्देश्य के आधार पर इसकी रचना होती है। इसीलिए व्यवस्था तंत्र की रचना करने से पहले आयोजन होना अनिवार्य। आयोजन होगा तभी हम उसकी व्यवस्था कर पाएंगे यानी प्रबंध कर सकते हैं। भविष्य में अमल की जाने वाली योजना के आधार पर ही इकाई के ढांचे का निर्माण होता है। यानी आने वाले समय के लिए पहले आपने आयोजन बनाया, उस आयोजन को आप किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, प्रबंध करते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि व्यवस्था तंत्र आयोजन पर आधारित है। यानी आयोजन किसके लिए करेंगे? व्यवस्था बनाने के लिए, और व्यवस्था जब होगी जब हमारा पहले से आयोजन बना हुआ होगा। थर्ड पॉइंट है अधिकार और दायित्व सौंपना। व्यावसायिक इकाई में जो कार्य करने वाले अलग अलग व्यक्तियों को उनकी कुशलता योग्यता के आधार पर अलग अलग प्रवृत्तियां दी जाती है। यानी जिस व्यक्ति को जो कार्य करने में कि उसमें योग्यता होगी, कुशलता होगी, वो व्यक्ति अच्छे से कर सकता है, उन्हें वो कार्य दिया जाएगा। इसके साथ उन व्यक्तियों को उनके अधिकार के विषय में भी सूचित किया जाता है। यानी उनका अधिकार किस प्रकार से है, जब वो काम करते हैं तो वो भी उन्हें
बता दिया जाता है। इसीलिए व्यवस्था तंत्र व्यक्ति के मध्य अधिकार और दायित्व के संबंध को स्थापित करता हुआ ढांचा है। फोर्थ पॉइंट है मानव तत्व को महत्व। व्यवस्था तंत्र में मानव केंद्र स्थान पर होता है, क्योंकि मानव का मानव के द्वारा मानव के लिए किया गया कार्य है। अगर मानव ही नहीं होगा तो आप किसके लिए व्यवस्था तंत्र करेंगे, किसके लिए आयोजन बनाएंगे। किसी भी आदर्श व्यवस्था तंत्र की सफलता का आधार उसमें कार्यरत मानवों पर है। अब काम करने वाला भी कौन होता है, मानव। मशीनों आजकल जैसे आप बोल भी सकते हो कि आजकल तो मशीनों से के जरिए काम किया जा सकता है, लेकिन स्विच ऑन भी अगर करना है तो भी उसमें भी मानव की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रभावशाली व्यवस्था तंत्र की स्थापना के लिए प्रभावशाली मानवीय संबंध स्थापित करने आवश्यक है। फिफ्थ पॉइंट है परिवर्तनशीलता। एक बार व्यवस्था तंत्र की रचना होने के बाद उसमें परिवर्तन करने के लिए स्थान है। परिवर्तित होते संयोग यानी कौन से कारण है, संयोग मीन्स कारण और परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था तंत्र में अनुकूल परिवर्तन किए जाते हैं। समय में अगर आने वाले समय में कोई फेरबदल करना हो तो भी व्यवस्था तंत्र में बदलाव किए जा सकते हैं। नवीन टेक्नोलॉजी अमल में आए, नवीन संशोधन हो या व्यावसायिक पर्यावरण में परिवर्तन हो, तब व्यवस्था तंत्र में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। 6 पॉइंट है आंतर संबंधों की स्थापना। व्यवस्था तंत्र कार्य पद या विभाग के मध्य अंतर संबंधों को स्थापित करता है। यह एक कार्य का दूसरे कार्य के साथ, इस प्रकार एक विभाग का दूसरे विभाग के साथ संबंधों की स्पष्टता को भी दिखाता है। अंतर संबंध यानी एक दूसरे से जो संबंध किए जाते हैं। 7 पॉइंट है निरीक्षण और नियंत्रण। निरीक्षण यानी देखभाल करना, देखना, जांच करना। निरीक्षण और नियंत्रण और संकलन व्यवस्था तंत्र की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। कर्मचारी को सौंपे गए कार्य को अपने अधिकार और दायित्व के अनुसार कार्य करता है या नहीं करता है, तो ये निरीक्षण किया जाता है, यानी उन्हें देखा जाता है। इस संबंधी निरीक्षण नियंत्रण की व्यवस्था तंत्र में होती है। अगर उसकी पहले देखभाल की जाती, देखा जाता है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उससे सही कार्य नहीं हो रहा तो उस पर नियंत्रण लगाया जाता है, रोक दिया जाता है। 8 पॉइंट है सामूहिक प्रवृत्ति। व्यवस्था तंत्र में अनेक व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं, यानी कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। व्यक्तियों के इन प्रयत्नों को व्यवस्था तंत्र उचित ढांचा प्रदान करता है, जिसके कारण सामूहिक सहयोग से लक्ष्य प्राप्ति की दिशा की ओर जाया जा सकता है। 9 पॉइंट है नियंत्रित प्रबंधकीय ढांचा। व्यवस्था तंत्र निश्चित प्रकार का नियंत्रित प्रबंधकीय ढांचा है। व्यवसायिक इकाई में संबंध स्थापित करने के लिए नियम और नियंत्रण की आवश्यकता होती है, यानी नियम बनाना आवश्यक है, जिनकी रचना व्यवस्था तंत्र के द्वारा की जाती है। अभी हमने पढ़ा व्यवस्था तंत्र के अंदर हमने पढ़ा कि इसकी प्रस्तावना क्या थी, यानी व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं। इसके लिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। उसके बाद हमने इसके लक्षण पढ़े हैं और अब हम पढ़ेंगे व्यवस्था तंत्र की प्रक्रिया के क्रम। व्यवस्था तंत्र की रचना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अयोग्य रूप से रचित व्यवस्था तंत्र लंबे समय तक नहीं टिक सकी, यानी व्यवस्था तंत्र कैसी होनी है, ऐसी होनी चाहिए जो योग्य हो, आगे तक चल सके। अगर अयोग्य होगी तो लंबे समय तक चल ही नहीं पाएगी। इस प्रकार रचित व्यवस्था तंत्र के साथ इकाई भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। जब व्यवस्था तंत्र अच्छी नहीं होगी तो कंपनी यानी वो व्यवसाय भी नहीं चल सकता और धीरे धीरे क्या होगा, वो व्यवसाय खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसा पीटर एफ ड्रकर का कथन है। ये वाली बात कौन कह रहा है, एक अर्थशास्त्री, उनका नाम है पीटर एफ ड्रकर। व्यवस्था तंत्र की रचना द्वारा कार्य कारण का संबंध स्थापित होता है, इसीलिए इसकी रचना भी उचित रीति से ही होनी आवश्यक है। फर्स्ट पॉइंट इसमें है लक्ष्यों की स्पष्टता। व्यवस्था तंत्र की रचना करने से पहले इकाई के लक्ष्यों की स्पष्टता होना आवश्यक है, यानी व्यवस्था तंत्र जो व्यवसाय आप शुरू कर रहे हो उसके लक्ष्य क्या है, उसकी संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। इकाई के मुख्य और गौण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र व्यवस्था तंत्र का ढांचा रचा जाता है। इकाई के लक्ष्यों के सुसंगत यानी अच्छी तरीके से किस प्रकार के व्यवस्था तंत्र गठित किया जा सके कि इसके लिए लक्ष्यों की स्पष्टता व्यवस्था तंत्र की रचना का प्रथम सोपान है। सबसे पहला क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति करना। हम कोई भी काम करेंगे तो सबसे पहले हम यही सोचेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है,
आपका अभी लक्ष्य है कि आपको 12th में अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका अभी यही टारगेट है, यही आपका लक्ष्य है। सेकंड पॉइंट है कार्यों की सूची। इकाई के लक्ष्यों की स्पष्टता करने के बाद निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थापन ढांचे द्वारा क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे, इसकी सूची तैयार की जाती है, यानी कौन कौन से कार्य उसमें किए जाते हैं। यह सूची तैयार करते समय कोई महत्वपूर्ण कार्य रह न जाए और किसी कार्य को वो दोबारा रिपीट भी नहीं हो जाए, इसकी भी जानकारी रखनी आवश्यक, यानी एक ही काम दो बार में नहीं आना चाहिए। इसीलिए कार्य की सूची यानी पहले से ही तैयार किया जाता है। जैसे कि क्लास में आपका 7 पीरियड होते हैं, तो फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, ये पहले से ही एक सूची बना दी जाती है। अगर सूची नहीं बनाएंगे तो बार बार कुछ भी रिपीट भी हो सकता है या कुछ छूट भी सकता है। सूची तैयार करने के बाद उस पर प्राय विचार विमर्श के आधार पर अंतिम विभाजन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कार्यों का विभागीकरण। कार्यों की सूची तैयार होने के बाद सूची में दर्शित कार्य यानी जो दिखाए गए कार्य हैं में से एक दूसरे के साथ जुड़े तथा एक समान कार्य को एक समूह में रखकर ही कार्य करवाया जाता है। अब एक कार्य को करने के लिए 4 या 5 व्यक्तियों का एक समूह बना दिया जाता है, जो व्यक्ति वो समूह ही उस कार्य को करता है। कार्यों को विक्रय विभाग, क्रय विभाग, हिसाब विभाग आदि विभागों में विभाजित करके यानी अलग अलग विभाग के द्वारा कर्मचारियों को बांट दिया जाता है और उनको उनके अनुसार ही कार्य करना होता है। आदि विभागों में विभाजित करके श्रम विभाजन विशिष्टीकरण अपनाया जा सकता है। विभागीकरण के लिए इकाई के स्वरूप के अनुसार, भौगोलिक विस्तार के अनुसार, कार्य के अनुसार आदि रूप में विभाजन होता है। उदाहरण समग्र देश में, ये एक एग्जाम्पल है, समग्र देश में वस्तु का विक्रय करती इकाई का विभाजन उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, मध्य जैसे जोन में विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार से कार्यानुसार विक्रय विभाग में भी विज्ञापन करना, पैकिंग करना, वितरण आदि कार्य यानी अलग अलग कार्य का विभाजन कर दिया जाता है और अलग अलग व्यक्तियों को वो कार्य दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है विभागीय पद और योग्यता निश्चित करना। कार्यों का उचित विभागीकरण होने के पश्चात विभाग के कार्यों का दायित्व उठा सके ऐसे विभागीय पद और उसके लिए उचित योग्यताएं निश्चित की जाती है। उदाहरण के रूप में विक्रय विभाग के लिए विक्रय अधिकारी, यानी अगर विक्रय की जानकारी रखनी है बेचने की तो उसके लिए एक अलग अधिकारी होगा, वो होगा विक्रय अधिकारी। विभागीय प्रमुख के अधीन अन्य पद या स्थान निश्चित करने का कार्य भी इसी क्रम में किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है अधिकार और दायित्व सौंपना। विभागीय पद, उप विभागीय पद और योग्यताएं निश्चित होने के बाद प्रत्येक विभागीय अधिकारी अपने दायित्वों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सके, इसके लिए आवश्यक अधिकार देने चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पद के अधिकार भी स्पष्ट होने चाहिए, यानी उनको पहले से इस पर जानकारी दे दी जाती है कि आपको कौन कौन सा और किस प्रकार से आपको ये अधिकार है काम करने का, जिससे कौन से पदाधिकारी का किसके प्रति दायित्व होगा और इसकी स्पष्टता भी होनी चाहिए। अधिकार और दायित्व का प्रमाण उचित रूप से बना रहे, यह भी इस क्रम में अति आवश्यक है। 6 पॉइंट है अंतर संबंधों की स्थापना। विविध पदाधिकारी व्यक्तियों को उनके अधिकार और दायित्व सौंपने के बाद उनके मध्य अंतर संबंधों की स्थापना स्पष्ट रूप से हो, यह आवश्यक है क्योंकि वो समूह में काम करते हैं। विभागीय द्वारा व्यवस्था तंत्र में अधिकार और दायित्व का विकेंद्रीकरण किया जाता है, परंतु इसे विकेंद्रित प्रवृत्ति और कार्यों के संकलन के उद्देश्य से अंतर संबंधों की स्पष्टता के लिए केंद्रित भी बनाया जा सकता है। और अब हमारा लास्ट पॉइंट इसमें है व्यवस्था तंत्र का नक्शा तैयार करना। व्यवस्था तंत्र में शामिल प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी अपने स्थान के विषय में स्पष्टता प्राप्त कर ले। इसके लिए आकृति स्वरूप में व्यवस्था तंत्र का चार्ट या नक्शा तैयार किया जाना चाहिए और इकाई में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी उसे देख सके। इस प्रकार व्यवस्था तंत्र के नक्शे को नोटिस बोर्ड पर लगाना चाहिए, यानी कि कौन सा व्यक्ति कब और किस प्रकार से कार्य करेगा, यह एक मैप के जरिए, मैप वो नक्शा नहीं, बस वो एक सूची के जैसा, और वो नोटिस बोर्ड पर चिपका देना चाहिए कि ये इस प्रकार से उस व्यक्ति को काम करना है और उस विभाग में करना है, इसकी जानकारी उन्हें दे दी जाती है। अभी हमने पढ़ा लेसन चैप्टर 4 व्यवस्था तंत्र, उसमें प्रस्तावना, फिर अर्थ पढ़ा, व्याख्या करी, लक्षण पढ़े और व्यवस्था तंत्र की प्रक्रिया के क्रम यानी कौन कौन से क्रम के अनुसार होता है, यह हमने आज पढ़ा। अब हम आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, आगे का नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे व्यवस्था तंत्र के ढांचे से।
ओके, थैंक यू बच्चों, बाय।